वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ आपदाएं जल से आती हैं, कुछ आपदाएं भूमि से आती हैं, कुछ वायुमंडलीय आपदाएं होती हैं और कुछ जैविक आपदाएं होती हैं। तो इनको देखेंगे कौन सी आपदाएं किस प्रकार की होती हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं आपदा है क्या। आपदा प्रायः एक अनअपेक्षित घटना होती है जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, जो ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती, ठीक है। उसी को तो आपदा कहते हैं जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित हो जाती है, बिना बताए आ जाती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं, मानव जीवन के क्रियाकलाप रुक जाते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है, ठीक है। आप जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बहुत बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, भूकंप है, सागर कंप है, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, ठीक है। इसके अलावा पंख प्रवाह, हिम अवधाव, ठीक है। ये सारी जो आपदाएं हैं ये प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं, उन्हीं के उदाहरण हैं। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये जब आती हैं तो बहुत जनमन का जो है बहुत सारा जनसमूह, एक बड़ा जनसमूह इसके प्रभाव में आ जाता है और उसको नुकसान होता है। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। अब नदी पर बांध बना लेंगे तो नदी तो अपना रास्ता ढूंढेगी, कहीं ना कहीं बाढ़ आएगी ही आएगी। तो ये प्रभाव होते किसके कारण है? मानव के कारण होते हैं। आइए देखते हैं इनका वर्गीकरण। वायुमंडलीय आपदाएं कौन कौन सी हैं? बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा और कारकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये सब जो आपदाएं हैं ये सब वायुमंडलीय आपदाएं हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे अलग करने को पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भौमिक आपदा है, कौन सी जलीय आपदा है, कौन सी जलीय आपदा नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको अलग से याद करना है। भौमिक आपदा जो भूमि से संबंधित हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन और मृतावर्तन, ये जो आपदाएं हैं ये भौमिक आपदाएं यानी कि भूमि से जुड़ी हुई आपदाएं हैं। जलीय आपदा जिनसे जल के कारण जो आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, ज्वार हो गया, महासागरीय धाराएं हैं, तूफान, महोर्मी है और सुनामी है, ये जो आपदाएं हैं ये जलीय आपदाएं हैं। कुछ आपदाएं जैविक आपदाएं भी होती हैं, जैसे कि पौधे और जानवर उपनिवेशकों के रूप में आती हैं। टिड्डियों का हमला, ठीक है, आपने देखा ही होगा टिड्डियों का हमला, किसान कितने ज़्यादा परेशान हुए थे। कीट ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, वर्ल्ड फ्लू, डेंगू, ये सब जो है जैविक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं डेंगू कैसी आपदा है, तो जैविक आपदा है। फ्लू कैसी आपदा है, जैविक आपदा है। तो ये जैविक आपदाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्गीकरण देखा एक एक करके। अब कुछ आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, ठीक है। प्लेट जो है विवर्तनी प्लेट जो हमारी सृष्टि है या फिर कहें हमारी पृथ्वी है, प्लेट से कहीं ना कहीं मिलकर बनी होती है। इनमें हलचल होती है। अब पृथ्वी लगातार गमन तो कर ही रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। तो इनमें जैसे ही हलचल होती है तो भूकंप आ जाता है। ये विध्वंसक होती है, विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर देती है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरना, भूस्खलन, जमीन के अवतलन मतलब जमीन का धंसना और विशेषकर खदानों वाले क्षेत्र में बांध जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और चीज़ों से तुलना की गई है कि ज्वालामुखी विस्फोट जो है उससे कम जानमाल की नुकसान होता है, भूकंप से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भूकंप कहीं भी आ सकता है, किसी भी स्थान पर आ सकता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत नवीन बलीन पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। अब जब जहाँ पर गति होगी, गति से कहीं ना कहीं पर टकराव होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी और भूकंप आएगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है उत्तर की ओर, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गतिशील है और इसी के कारण प्रायः यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं।
उत्तरी मैदान में अपेक्षाकृत कम शक्ति के भूकंप की कम संख्या में आते हैं और दक्षिणी जो पठार है अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है। फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मतलब कुछ ना कुछ भूकंप तो आते ही रहते हैं कंपैरिजन टू नॉर्थ में ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा दिल्ली में आए दिन भूकंप आता रहता है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है और अन्य एजेंसियां जो हैं, इनके आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन कोड, ठीक है, औद्योगिक एक डिज़ाइन कोड इन्होंने बनाया है IS 1893 पार्ट 1 2002 इसको तैयार किया है, जो कि भारत की भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम मतलब न्यू एडिशन है, नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो मौसम विज्ञान विभाग जो है जो आंकड़े देता है, उसके आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने एक डिज़ाइन कोड तैयार किया है जो 4 क्षेत्रों में बांटता है भूकंप के क्षेत्रों को। मतलब बताता है कहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है, कहाँ पर कम आते हैं, कहाँ पर मध्यम आता है। तो ऐसे करके 4 क्षेत्र हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक फैक्ट है, हो सकता है एग्जाम में अलग से पूछ लें तो याद रखें। आइए इन क्षेत्रों को देखते हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं? भूकंपीय क्षेत्र और तीव्रता। तो एक आपका सेकंड होता है जो लो डैमेज क्षेत्र है, अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र है। एक होता है मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र, एक होता है गहन तीव्रता वाला क्षेत्र जिसको 4 से करते हैं, एक होता है 5 जिसको अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जोन होते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, इस प्रकार से। अब आप इस पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक जोन होता है, ठीक है। इसको 2002 का ये मैप है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपको ऐसे ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जोन 2 है। यहाँ पर अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र है, मतलब बहुत कम भूकंप आते हैं। ये वाला इलाका हुआ, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग आ जाएगा, कुछ उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। और ये वाला इलाका हुआ, देखो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय भारत का इलाका इसी में है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र हुआ, ये अल्प तीव्रता वाला का क्षेत्र है, मतलब यहाँ कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इसके अलावा जो जोन 3 है, जोन 3 आपका है येलो कलर का है, जहाँ पर आपकी मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है गुजरात का क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का है, कुछ यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का क्षेत्र भी दिख जाएगा, और इधर पे आपको प्रायद्वीपीय भारत में भी यहाँ केरल में भी दिख जाएगा। ये येलो कलर का क्षेत्र है। एक ऑरेंज कलर का जोन है, ऑरेंज जोन जिसको गहन तीव्रता का क्षेत्र कहते हैं। ये आपका पूरा ऊपर नॉर्थ में चला जाएगा। और जो रेड कलर का है, ये जोन 5 है, अति प्रचंड तीव्रता का, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर आपका राजस्थान के कुछ क्षेत्र हो गया, और इधर पर ऊपर नॉर्थ में कुछ क्षेत्र हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और आपको दिखाया गया है वेरी हाई रिस्क जोन कहलाता है, ये वाला एरिया है हाई रिस्क जोन है, और ये मॉडरेट रिस्क जोन है, और ये ब्लू वाला लो रिस्क जोन है, ठीक है। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, हो सकता है कभी एग्जाम में जोन वगैरह पूछ लें तो वो आपसे बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में भूकंप के बारे में जाना। इसके बाद अगले वीडियो में हम और आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी, बाढ़, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।